अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। नहीं, बल्कि टैंकर पेट्रोल के लेकर आते हैं कि कोई कसर ना रह जाए आग लगने में। तो इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ है कि ईवान को पुरसकून रखे, अपोजिशन की बात को बर्दाश्त करे, उससे इस ईवान के अंदर कार्रवाई आगे चलती रहेगी। वरना अगर वो झगड़ा करेंगे, झगड़ा होगा तो फिर हम लोगों को भी मायूस करेंगे। अब मैं बजट की तरफ आता हूँ, यहाँ से टाइम मेरा शुमार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज हम जब इस बजट के ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया गैर मामूली हालात का सामना कर रही है। कोरोना की वबा ने पूरी इंसानियत को एक ऐसे चैलेंज से रोशनास कराया है कि जिससे सदियों पुराने जो हमारे मईशत के तस्वुरात थे वो लरज़ कर रह गए हैं। मिसाल के तौर पे आज से 50 या 100 साल के बाद मौर्रख ये बात लिखेगा कि 2020 में जो उस वक्त की न्यूक्लियर पावर्स थीं, जो एटमी ताकतें थीं, उनके पास वेंटिलेटर्स नहीं थे और उनके लोग वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे थे। ये जो 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी में जो एक सिक्योरिटी का तस्वर पैदा हुआ था कि असले के जोर के ऊपर रियासतों को मजबूत किया जा सकता है, और एक असले की अंधी दौड़ शुरू हुई थी जिसके जरिए बालादस्ती हासिल करने की कोशिश की जाती रही, आज उस मफरूज़े की बुनियादें टूट चुकी हैं। आज ये बात साबित हो रही है कि कौमों की सलामती का दारोमदार सिर्फ असले पर नहीं होता, बल्कि उनकी मुआशी सिक्योरिटी और उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर भी उतना ही है जितना उनके असले के ज़ख़ीरे के ऊपर है। लिहाजा आज पूरी दुनिया अपने आप को दोबारा एक इंट्रोस्पेक्शन से गुजर रही है कि उनकी तरजीहात क्या हैं, उनके वसाइल कहाँ हैं और किस तरीके से वो आने वाले नए चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने लोगों को बेहतर ह्यूमन सिक्योरिटी दे सकती हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हासिल कर सकती हैं। जनाब स्पीकर, एक किताब हाल ही में आई है, द इनार्की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का इस दुनिया के खित्ते में जो राइज है उसको बताया गया है। मुख्तसर चंद जुमलों में उसका खुलासा ये है कि जब मुग़ल सल्तनत में औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में तंग नज़री आ गई और हिंदू आबादी को, हिंदू राजों महाराजाओं को दूसरी आंख से देखा जाने लगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस ख़त्म हो गई, तो उन्होंने मरकज़ को टैक्स देना छोड़ दिया। जब टैक्स नहीं आने शुरू हुए तो मरकज़ कमज़ोर होना शुरू हुआ, वो अपनी फ़ौज की तनख्वाहें नहीं दे सकता था। जब रियासतों के पास ज़्यादा वसाइल आए तो बरतानिया और फ्रांस के लोगों ने उन्हें असला बेचा, उनके फौजी आए, तरबियत की और रियासतों के दरमियान एक लड़ाई, डिवाइड एंड रूल शुरू करा दी, जिससे इस पूरे खित्ते के अंदर उन्होंने इक़्तिदार पे तसल्लुत कर लिया। उस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि किसी भी रियासत, किसी भी हुकूमत की कामयाबी का दारोमदार 3 पिलर्स पे होता है। एक मजबूत सियासी ढांचा जो इंक्लूसिव गवर्नेंस पे हो, एक मजबूत वाइब्रेंट मईशत और एक मजबूत दिफा। अकेले दिफा के पहिए के साथ किसी रियासत को, उसके वजूद को बरकरार नहीं रखा जा सकता। ये वो सबक है जो हमें सीखने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि दिफा का पहिया तो ट्रैक्टर की तरह बड़ा हो जाए और तालीम का, सेहत का, इंसानी सिक्योरिटी का पहिया जो है वो चिंगची की तरह का छोटा सा पहिया हो। तो ये प्लेटफॉर्म जिस अदम तवाज़ुन का शिकार होगा, उस अदम तवाज़ुन को कोई फौज, कोई असला नहीं बचा सकते। सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन बदकिस्मती से हम अभी तक उससे आंखें बंद किए हुए हैं और आज हमारी जो मईशत है वो इस हद तक ज़ुबूं हाली में चली गई है कि मैं समझता हूं कि अगर हम अपने खित्ते को देखें कि आज हमारे खित्ते के अंदर क्या हो रहा है, हमें हकीकी मानों में इकोनॉमिक फ्रंट से नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लाहक हो चुके हैं। लिहाजा इस मईशत को फौरी तौर पे ग्रोथ में लाने के लिए, दोबारा इसके इंजन को चलाने के लिए हमें कौमी लाहे अमल की ज़रूरत है।
क्या इस मुल्क की इस मुर्दा मईशत को जो नेगेटिव हो चुकी है, कोई एक शख्स, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हे तनहा खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए कौमी एफर्ट की जरूरत है, इसके लिए एक कौमी यकजहती की जरूरत है, इख्तलाफ के साथ साथ कंपटीशन करते हुए कोलैबोरेट करने की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम पोलराइजेशन करते जाएंगे, अगर हम डिवाइड होते जाएंगे, तो जनाब स्पीकर हमें किसी दुश्मन की तबाही की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी तबाही का सामान अपने हाथों से पैदा कर रहे हैं। और मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि आज 2 साल हो चुके हैं। चलिए पिछले साल ये हुकूमत कह सकती थी कि अभी तो हम आए हैं, हम सीधे हो रहे हैं, लेकिन 2 साल अभी चंद महीने में ये मिड टर्म अपनी पूरी कर लेंगे। ये एक काफ़ी मुद्दत है कि देग का चावल खा के आप देग का जायका मालूम कर सकते हैं कि ये खेल किधर को जाएगा। इन 2 सालों में क्या हुआ है मईशत के साथ? जनाब स्पीकर, हुकूमत जब भी खड़ी होती है ये हमें तबाह मईशत दे गए थे। 2018 में इनके अपने इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक आज IMF ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की मईशत 5.5% से ज्यादा रफ्तार से तरक्की कर रही थी। 5.5% ग्रोथ रेट है जिसके ऊपर इस हुकूमत का इकनॉमिक सर्वे मोहर लगाता है, बैनुल अक़वामी इदारे कहते हैं। और हमारे 5 सालों में हर साल GDP ग्रोथ रेट पिछले साल से बढ़ी है। एक तसलसल था तरक्की का जिसको हमने कायम किया था, एक मोमेंटम था जो हमने कायम किया था। और अब पिछले 2 साल से मुसलसल ये ग्रोथ रेट क्रैश कर रही है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी हमें तो 2 दिन हुए हैं, इतने दिन ही नहीं हुए, 2 साल हुए हैं, हम 2 सालों में क्या कर सकते हैं। तो मैं अपने भाई को कहना चाहता हूं कि तामीर और तखरीब में फ़र्क होता है। जब आपने तामीर करनी होती है तो यकीनन उसके लिए वक्त चाहिए होता है, लेकिन अगर आपने तखरीब करनी हो, किसी चीज़ को तोड़ना हो, तो उसके लिए 1 दिन ही काफ़ी होता है। आपको एक चोट है जो आपकी हड्डी तोड़ देती है, लेकिन उस फ्रैक्चर को हील करने के लिए 6 महीने प्लास्टर बांधना पड़ता है। तो 5 साल लगे इस मईशत को संभाला देने में, हमने इसको पैरों पे खड़ा किया। और आपने पहले 6 महीनों के अंदर गलत फैसलों के साथ इस मईशत को फ्रैक्चर कर दिया। और अब न जाने कल को जब कोई इसे ठीक करने आएगा तो उसे कितनी सालों का प्लास्टर इस मईशत पे लगाना पड़ेगा ताकि ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो जनाब स्पीकर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कहते हैं जी बैंकरप्ट मईशत थी। मैंने पहले भी यहां पर कहा आप थोड़ा प्लीज अबाई साहब, आप ज्यादा तेज बात ना करें, वो डिस्टर्ब। वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2018 में जो वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट है साउथ एशिया की तरक्की के हवाले से, मईशत के हवाले से, पाकिस्तान को 2019 और 2020 में उन्होंने 6% पे फोरकास्ट किया। क्या वर्ल्ड बैंक को नहीं पता था हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? क्या वर्ल्ड बैंक को नहीं पता था हमारे कर्जे कितने हैं? जो ये कहते हैं कि डुबो गए, वर्ल्ड बैंक के अंदर जाहिल बैठे हुए हैं। वो 6% कह रहे थे 2019 और 2020 में हम ग्रो करेंगे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि जनाब स्पीकर, उस तरक्की की पोस्ट के ऊपर एक सेंटीमेंट था। मईशत नंबरों से नहीं चलती, मईशत सेंटीमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ चलती है। और CPEC अल्लाह ताला ने हमें वो तोहफा दिया था जो सदियों में किसी कौम को एक दफा मिलता है। उसके नतीजे में जो मार्केट सेंटीमेंट पाकिस्तान का पॉजिटिव हुआ, जिसने पूरी दुनिया के सरमायाकारों को मुतवज्जे किया। मैं मिनिस्टर प्लानिंग था, अमेरिका का सफीर, बरतानिया का सफीर, जापान का सफीर, यूरोपियन मुल्कों के सफीर, मशरक वस्ता के सफीर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के सफीर, पूरी दुनिया के सफीर आके कहते थे, एक्सीलेंसी हाउ कैन वी ज्वाइन पाकिस्तान इन CPEC। पाकिस्तान एक मकनातीस बन गया था। हर दुनिया का सरमायाकार हमें कर्जा देने के लिए नहीं आ रहा था, वो सरमायाकारी करना चाहता था CPEC के अंदर। और हमने उस सेंटीमेंट को किस तरह तोड़ा कि हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कहा, ओ वी हैव गॉन बैंकरप्ट, वी आर अ ब्रोक इकोनॉमी।
जनाब स्पीकर, आप मुझे ये बताइए, जिस घर का सरबराह ये कहे कि हम दिवालिया हो गए हैं, उस घर के साथ कौन कोई काम करेगा? जिस कारोबारी इदारे का सरबराह खड़ा होकर कहे कि मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, उसके साथ कोई लेन देन करेगा? उस सेंटीमेंट को तबाह कर दिया गया सिर्फ मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की कामयाबियों को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को खाक में मिलाया गया और उस सेंटीमेंट को क्रैश किया गया, जिसका नतीजा है कि आज हम नोज डाउन डाइव के अंदर जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये हुकूमत आई, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। ये यहाँ पे जो हमारी पगड़ियां उछालते हैं वजीर, इमरान खान आएगा, 200 अरब डॉलर तो यूं 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 लेकर आएगा, यूं यूं लेकर आएगा। इमरान खान आएगा, 3000 अरब की सालाना चोरी ये बंद हो जाएगी। 2 साल हो गए हैं, 6000 अरब ये किसकी जेब में जा रहा है? वो तो खत्म होगी ना चोरी। इमरान खान आएगा, 1 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, 50 लाख घर मिल जाएंगे, साउथ पंजाब को सूबा मिल जाएगा। वो ऐसे ऐसे वादे किए जनाब स्पीकर। एक शेख सादी की हकायत है कि एक बादशाह रात के वक्त शिकार करके लेट आया, तो पिछले दरवाजे से जब एंटर हुआ, ये डिप्टी स्पीकर साहब इन्हें सुन लेने दें हकायत तो वो बादशाह अपने महल में पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ, तो उसने देखा वहां एक बूढ़ा सा ज़ईफ सा पहरेदार खड़ा है। रात ठंड बहुत है, लेकिन उसकी जो वर्दी है वो इतनी गर्म नहीं है। तो उस बादशाह को बड़ा तरस आया उसके ऊपर। उसने कहा कि तुम यार इस लिबास के अंदर रात गुजारा करते हो, इतनी ठंड है। उसने कहा आपका इकबाल बुलंद हो, मैं तो कई बरसों से इसी तरह ड्यूटी दे रहा हूं। उसने कहा यह बड़ा जुल्म है, मैं अभी अंदर जाता हूं, जाके तुम्हें गर्म लिबास भेजता हूं, तुम्हें सर्दी के अंदर ठटना नहीं चाहिए, तुम बादशाह की हिफाजत कर रहे हो। बादशाह अंदर गया, अंदर जब गया तो अपने खानदान वाले लोग, खाना पीना भूल भाल गया। सुबह के वक्त उसे फजर के वक्त याद आया कि मैं तो बाहर चौकीदार को, जो मेरा गार्ड था, उसको वादा करके आया था कि गर्म लिबास भेजूंगा। तो उसने अपने बुलाया मुलाजिम को, उसने कहा फौरन जाओ, जाके वो उसको गर्म लिबास देकर आओ, मैंने उसे रात वादा किया था। तो वो वापस आया, गार्ड कहता बादशाह सलामत। वो चौकीदार की तो वहाँ लाश पड़ी है, मर गया हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक ये रुका पड़ा था, तो ये रुका मैं ले आया हूँ। तो उसने वो रुका बादशाह सलामत को पढ़ाया, तो उसमें उस गार्ड ने लिखा था, बादशाह सलामत, मैंने तो इससे भी ज़्यादा ठंडी रातें गुजारी थी ड्यूटी में, लेकिन जो आपकी उम्मीद है, जो आप उम्मीद दिलवा गए, वो मरवा गई है तो ये जनाबे वाला जो वादे किए गए, कौम से ऐसे ऐसे वादे किए गए कि आज कौम को उन उम्मीदों ने मार दिया है। तो अब मैं स्पीकर साहब इस बजट की तरफ आता हूं। एक बजट में आप क्या देखते हैं? एक बजट की सबसे पहला म्यार होता है कि उसका साइज कितना है। अगर आप इस बजट का साइज देखें तो ये बात शर्म की है कि इस बजट की जो पहली तहरीर है, द टोटल आउटले ऑफ बजट इज 7,294 billion. The size is 11% lower than the size of budget estimate 2019-20. पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफा किसी बजट का टोटल आउटले पिछले बजट से सुकड़ा है। हमारी आबादी 2.4% से बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत का बजट सुकड़ रहा है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रेवेन्यू के ऊपर आए तो इस हुकूमत के जो बजट के अंदर रेवेन्यू टारगेट थे पिछले साल 5,555, उसके मुकाबले में 3,908 सिर्फ इकट्ठा कर सके हैं, और अब अगले साल के लिए कह रहे हैं कि 4,963 करेंगे। जनाब स्पीकर, जो इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ रेट है, हमने पिछले साल भी बजट में कहा था कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, ये नहीं अचीव हो सकते। हमारी पिछले बजट की हर तकरीर हरफ बरफ दुरुस्त साबित हुई है, और हुकूमत के ऐवान से जो तकरीरें हुई थी आज 1 साल के बाद वो गलत साबित हुई हैं। और आज फिर मैं ये बात यहां से कह रहा हूं कि ये टैक्स रेवेन्यू जो हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें हासिल नहीं कर सकती, और जो ग्रोथ रेट दिया है वो भी हासिल नहीं कर सकती। आज ही IMF ने इनके 2% के ग्रोथ रेट को 1% पे डिस्काउंट कर दिया है, लेकिन मैं उस 1% पे भी
शुबा करता हूं कि वो ये हासिल कर सकेंगे। अगले साल ये मैक्सिमम 0 या 0.5% ग्रोथ के ऊपर जा सकेंगे। तो जनाब स्पीकर, ग्रोथ खत्म हो गई, इन्फ्लेशन होती है एक बजट के अंदर, वो बेमिसाल आ गया। एक्सपेंडिचर अगर आप देखें वो बेकाबू है। अभी ये कह रहे थे वजीर आजम हाउस का बच गया, वजीर आला हाउस का, तो वो पैसा गया कहां पे है? जो करंट एक्सपेंडिचर है वो तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा है आपके बजट के अंदर। आप अखराजात पे काबू नहीं पा सके, आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके, तारीख का सबसे बड़ा खसारा है, और उससे आप कर्जा लेके पूरा कर रहे हैं। और नतीजा यह है कि इस साल माहिरीन के मुताबिक आप 10% फिस्कल डेफिसिट पे जा चुके हैं, जो एक लाल बत्ती जलाने के लिए काफी है। इतने बड़े खसारे के साथ कोई बजट नहीं चल सकता। और अभी कहा गया कि हमें कर्जे दिए गए। जनाब स्पीकर, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये मिथ टूटनी चाहिए। कर्जे 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 कर्जे, हमने 5 सालों में 10,000 अरब का कर्जा लिया। इस हुकूमत ने 1.25 सालों में 10,000 अरब का कर्जा लिया। जनाब स्पीकर, अगर हमने कर्जा लिया तो हमने साहिवाल पावर प्लांट लगाया, हमने पोर्ट कासिम पावर प्लांट लगाया, हमने कराची के अंदर 2200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर का प्लांट शुरू किया, हमने क्रोट हाइडल प्लांट शुरू किया, हमने दासू हाइडल प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने द्यामीर भाषा के लिए जमीन मुकम्मल की, हमने RLNG के 3 प्रोजेक्ट लगाए, हमने ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, हमने लाहौर मुल्तान मोटरवे बनाई, कराची हैदराबाद मोटरवे बनाई, मुल्तान सखर मोटरवे बनाई, वेस्टर्न रूट बनाया, गवादर कोयटा हाईवे बनाई, गवादर खुशदार रतोडेरो हाईवे बनाई, हमने इसी तरह जगलोट स्कर्दू रोड बनाई, हमने और बेशुमार इस तरह के वेस्टर्न रूट और मंसूबे बनाए। हायर एजुकेशन के जरिए चप्पे चप्पर पर यूनिवर्सिटियां बनाई। तो हमने तो 10,000 अरब के अंदर इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर डेवलपमेंट के मंसूबों के जाल फैलाए। ये बताएं कि 10,000 अरब कर्जा लेकर 1.25 सालों में आपने कहां पर कोई एक ईंट लगाई है, सवाए यह कि अपने खसारे और अपनी नाकामी की कीमत पाकिस्तान के अवाम के गर्दन के ऊपर मुसल्लत कर दी है। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस वक्त जो इसी बजट का PSDP है, उसको अगर आप देखें तो तरक्याती बजट का हुजम जो वफाकी और सूबाई है, उसको 2043 अरब से, जो हमारे आखिरी साल में था, मुस्लिम लीग नून ने 2043 अरब का तरक्याती बजट, कौमी तरक्याती बजट छोड़ा था। इनके दौर में इस बजट में 2 साल के बाद 1324 अरब यानी कि 720 अरब रुपए की कमी हुई है। बजाय ये कि 720 रुपए इजाफा होता 2 सालों में, 720 अरब रुपए कमी हो गई है। जब आप डेवलपमेंट बजट काटते हैं तो पूरी ग्रोथ खत्म हो जाती है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट चोक हो जाती है, और उससे आपकी मईशत की बहाली नामुमकिन हो जाती है। लिहाजा मैं नहीं समझ सकता कि ये ग्रोथ को किस तरह अचीव करेंगे जब इनके पास कोई डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं है, डेवलपमेंट का विजन नहीं है। फिर ये कहते हैं जी हमारी कामयाबी 2 सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट जनाब स्पीकर खत्म किया होता अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ा के, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा के, आपने रेमिटेंस बढ़ा के, डॉलर्स की इनफ्लो बढ़ा के आपने करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म किया होता, मैं आपको सलाम करता। आपने करंट अकाउंट डेफिसिट किया है मईशत को ब्रेक लगाकर, मईशत खड़ी कर दी है। इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई बंदा अपनी गाड़ी खड़ी कर दे और कहे देखो 0 पेट्रोल के खर्चे पे आ गया हूं, मेरा पेट्रोल का खर्चा खत्म हो गया। भैया आपकी मईशत ही जब खत्म हो गई है तो आप कैसे कहेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट होगा जब इंपोर्ट ही नहीं हो रही, इंडस्ट्री बंद हो गई है। 2 सालों से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुसलसल नेगेटिव आ रही है, आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो आप फिर कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया। आपने मुल्क की मईशत को खड़ा करके अगर करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म किया है, यह आपका कारनामा नहीं है, यह आपका जुर्म है कि जिसकी वजह से आपने बेरोजगारी पैदा की है और मईशत को खराब किया है। जनाब स्पीकर, बजट जो है ये एक सिर्फ किताब नहीं होती, ये बजट के साथ 3 चीजें और होती हैं। एक होती है गवर्नेंस, कि आपकी टारगेट सेट करने की और टारगेट अचीव करने की सलाहियत क्या है।
दूसरी इसके साथ चीज जो होती है वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होती है, कि आपके इदारों की सलाहियत कैसी है। और तीसरी चीज होती है कि क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, कोई बजट एक माहौल के अंदर काम करता है। अगर आप तीनों चीजों पर देखें, आज गवर्नेंस का बदतरीन मुल्क के अंदर बहरान है। क्या मैं डेंगी मैनेजमेंट की बात करूं, क्या मैं पोलियो मैनेजमेंट की बात करूं, क्या मैं लोकस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, क्या मैं कोरोना मैनेजमेंट की बात करूं, किसी एक शोबे में हुकूमत कोई सिमत देने में कामयाब नहीं, किसी एक शोबे में एक नॉर्मल ऑपरेशन को करने में कामयाब नहीं। लोकस्ट आई, टिड्डी दल ने ज़राअत की तबाही कर दी। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि अगर 10 करोड़ का स्प्रे वक्त के ऊपर कर दिया जाता तो 800 अरब के नुकसान से हम बच जाते। अब यह करने के लिए भी हमें बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा। हर साल टिड्डी दल आती थी, हर साल तल्फ होती थी, यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, लेकिन नहीं हो सका। तो लिहाजा हुकूमत की जो मैनेजमेंट सलाहियत है वो एक्सपोज हो चुकी है। इसी तरह जो इदारे हैं, दिन ब दिन हमारे तमाम इदारे कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, आज हमारा जो एहतसाब का इदारा है वो एक मजाक बन चुका है। मैं खुद भुगत चुका हूं, और उस एहतसाब के इदारे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस पीटीआई की बी टीम बनकर ऑपोजिशन को हैरेस करने के अलावा उसका कोई और मकसद नहीं रह गया। पाकिस्तान में सर्वे करें कि नैब के ऊपर कौन एतमाद करता है, आपको 0% ट्रस्ट नजर आएगा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन है हमारा इदारा, 2018 के इलेक्शन के बाद आज कोई इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया दरखास्तें दे रही हैं कि मेरे शौहर को, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जान का खतरा है। तो मैं एक गरीब आदमी की इस मुल्क के अंदर क्या बात करूं। हमारे इदारों की बुनियादें हिल रही हैं। जनाब स्पीकर, इसके ऊपर मुझे कोई अफलातूनी करने की जरूरत नहीं है। दुनिया का पूरा डेवलपमेंट कंसेंसस है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस लीड टुवर्ड्स डेवलपमेंट और वीकनिंग इंस्टीट्यूशंस लीड टुवर्ड्स डिजास्टर, तबाही की तरफ। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और फिर जो कॉन्फिडेंस है, क्या आज कोई सरमायाकार मुल्क में एतमाद करने के लिए तैयार है, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है? छोटे से लेके बड़े से बड़े सरमायाकार को देखें, कोई ये नैब की पेशियां भुगत रहा है, कोई FIA की पेशियां भुगत रहा है। आपने हर बिजनेसमैन को चोर बना दिया है। आज पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। वो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में पैसा भी लगाएं, पाकिस्तान में चोरी का सर्टिफिकेट भी लें, हम इसकी बजाय सरमायाकारी बाहर लेके जा रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, ऐसे मुल्क नहीं चलते। आज कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है इस मुल्क के अंदर। अगर हमने इसको आगे लेकर चलना है तो हमने इसके इदारों को, हमने इस मुल्क के इदारों को ठीक करना है, हमने इस मुल्क के उस एतमाद को बहाल करना है, और उस मार्केट सेंटिमेंट को ठीक करना है, और उस फैसला साजी के बहरान को ठीक करना है। आज किसी दफ्तर में कोई अफसर 1 रुपए की फाइल पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि इन्होंने जो खौफ की फजा बनाई है, आज पैरालिसिस हो गया डिसीजन मेकिंग का। वी आर फेसिंग वर्स्ट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग डेफिसिट। ये बजट डेफिसिट को भूल जाइए। इस वक्त डेफिसिट है लीडरशिप का, डेफिसिट है विजन का, डेफिसिट है डिसीजन मेकिंग का, डेफिसिट है कैपेसिटी का टू परफॉर्म, डेफिसिट है कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का। जब तक ये डेफिसिट्स ठीक नहीं होंगे, हुकूमत के ये सारे जो दावे हैं ये बेकार रहेंगे। मैं 2 चीज़ें जो करके आपको मुख्तसर सी ख़त्म करूँगा। जनाब स्पीकर, एक CPAC मेरे दिल से बहुत करीब है। ये वो वक्त था कि हम CPAC के ऊपर जो हमने 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसका फल खा सकते थे। 2020 से 2025 ये 5 साल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के थे। पहले 5-7 साल इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, वो हमने लगा दिया। जनाब स्पीकर, आज 2020 में हमारे पास 9 SEZs तैयार होने चाहिए थे। चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर तैयार थे इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में पाकिस्तान आने के लिए, जिससे लाखों की तादाद में नौजवानों को रोजगार मिलता। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक भी SEZ
2 सालों में हुकूमत तैयार नहीं कर सकी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो, जिसको लॉन्च किया जाता, और उसके ऊपर से हमने मईशत को बिठा दिया। इन हालात में कौन सा सरमायाकार, ये अब सरकारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइना से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी थी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें एक माहौल चाहिए। और दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, वी आर अ यंग कंट्री, ये मुल्क नौजवानों का मुल्क है। इस बजट के अंदर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नौजवानों के मुस्तकबिल का कत्ल है। नौजवानों का स्किल प्रोग्राम खत्म कर दिया गया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कामयाब जवान इतनी पब्लिसिटी की गई, उसके लिए जीरो एलोकेशन। हायर एजुकेशन कमीशन जिसके लिए हमने आखिरी साल 47 अरब रुपए रखे थे, उसको 40% घटा के 29 अरब पे ले आया गया है। आज पाकिस्तान के नौजवानों को तालीम, स्किल्स और रोजगार चाहिए। जनाब इस बजट के अंदर मुझे बताएं कि नौजवानों के लिए ना तालीम है, ना स्किल डेवलपमेंट है, ना रोजगार का कोई रास्ता है। तो मैं आखिर में ये कहूंगा कि जनाब इस बजट के लिए जो मेरी तरजीहात हैं कि हमें री इन्विगरेशन ऑफ इंडस्ट्री चाहिए। हमारी सनत तबाह हो गई है, सनत की रिवाइवल का कोई पैकेज नहीं है। हमें एक्सपोर्ट्स का फोकस चाहिए। ये हमारा 70 साल से नाकामी है, लेकिन मुझे एक्सपोर्ट ड्रिवन कोई थ्रस्ट या फोकस नजर नहीं आया। पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो एक्सपोर्ट के रास्ते से जाना है, कुछ नहीं है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। हमें अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, ये हमारी बैकबोन है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर मुझे इसके अंदर कुछ नजर नहीं आया। अगर हमने आगे जाना है, वी हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यूथ, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ नजर नहीं आया। अगर हमने आगे जाना है, वी हैव टू डेवलप इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, आप हैरान रह जाएंगे ये डेवलपमेंट बजट की तरजीहात देख के कि एजुकेशन का जो डेवलपमेंट बजट है वो भी नीचे है।